नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश हमारे शो वकील आपका में, और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि आपके वकील धर्मेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र सिंह जी आपका। नमस्कार। इस शो के माध्यम से हम आपकी उन तमाम कानूनी समस्याओं का निवारण करते हैं जिनके लिए आपको कोर्ट कचहरी के जो है चक्कर लगाने पड़ते हैं और आपको जो है भारी रकम अदा करनी पड़ती है। लेकिन आपके इस शो के जरिए हम आपकी उन तमाम कानूनी समस्याओं का निवारण करेंगे। और इसी के चलते अब हम शुरुआत करें अपने शो के, जहां पहला सवाल मैं धर्मेंद्र जी से पूछना चाहूंगी कि क्या फंडामेंटल जो राइट होते हैं उनको सरकार द्वारा संशोधित किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और इस प्रश्न पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी एक गाइडलाइन सेट की है जी। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो फंडामेंटल राइट अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है जी। उन फंडामेंटल राइट में किसी भी तरह का जो परिवर्तन और परिवर्धन है, यानी उसमें कोई किस तरह का चेंजमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिमिट तक कर सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बहुत ही बारीकी से डिस्क्राइब किया। और उससे पहले भी कई ऐसे प्रतिपादित सिद्धांत होते रहे। अगर हम इंदिरा गांधी के केस के बारे में बात करें या इस तरह के बीच बीच में बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट आते रहे, जिन जजमेंट में मौलिक अधिकारों के हनन के बारे में, मौलिक अधिकारों की सीमाओं के बारे में, मौलिक अधिकारों के इस्तेमाल के बारे में हमेशा गाइडलाइन फिक्स होती रही और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरफेरेंस करती रही जी। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जो इस केस की बात मैं कर रहा था दर्शकों के समक्ष, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यदि संविधान में किसी तरह का कोई परिवर्तन चाहती है तो वो सुसंगत परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उस परिवर्तन की एक सीमा है। और उस सीमा में यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जुडिशियल प्रोसेस है उस प्रोसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल अवधारणा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस बेसिक इंफ्रा को गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है, यानी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो उसमें एक प्रोसेस तो हो गया जुडिशियल प्रोसेस। दूसरा इंपॉर्टेंट है जो मूल धारणा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को भी किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और तीसरी बहुत अहम बात है रूल ऑफ लॉ। जो रूल चलाने के लॉज हैं, जो प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो ये तीन बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यदि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरह का कोई अमेंडमेंट लाती है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अकॉर्डिंग, तो उसको इन तीन बिंदुओं पर बहुत ही गंभीरता से ध्यान देना होगा और इन तीन बिंदुओं की सीमाओं का भी हनन करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। ये गोलकनाथ के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस्क्राइब्ड या डिस्क्राइब कर दिया। साथ ही साथ पहले के जो लैंडमार्क और बहुत सारे जजमेंट थे इसमें फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्क्राइब किया गया, उन सारे जजमेंट्स को भी इसके साथ में एसोसिएट कर दिया गया। तो ये जजमेंट एक बहुत ही अच्छा लैंडमार्क जजमेंट है, जिस जजमेंट के प्रकाश में सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारों का में जो सीमाएं निर्धारित करने का काम है वो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया है। जी धर्मेंद्र जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं, और मुरादाबाद से हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार जी। सवाल ये है कि मेरे ससुराल वाले ने मेरे खिलाफ 120 भी और 302 का मुकदमा लगा, मेरे साले का मर्डर हो गया था। तो उसमें सर ऐसा हुआ कि अब चार्ज बन गया, चार्ज का अब गवाही चल रही है। तो एक साला जो है मेरी फेवर में आ गया, तो कह रहा मैं हॉस्टाइल होना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या वो सर वो अपना ऐसे दे दे तो उससे कुछ समय रिलीफ मिल सकता है? देखिए शिव स्वरूप जी, जो आपका ट्रायल ऑनरेबल कोर्ट में पेंडिंग है, यानी जो मुकदमा आपका चल रहा है, उस मुकदमे में जिसकी मृत्यु हुई है उसका कोई सगा भाई यानी आपका दूसरा जो ब्रदर इन लॉ है वो आपके फेवर में विटनेस देना चाहता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उनके 161 के स्टेटमेंट दरोगा जी ने नोट किए होंगे,
जो जांचकर्ता थे, उन जांचकर्ता ने उनके बयान पहले ही नोट किए होंगे। उन बयानों से उनको न्यायालय के समक्ष आके मुकरना चाहिए, अगर उनको ये लगता है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई ये नहीं है जो बयानों के रूप में दर्ज हुई है। तो ऐसी स्थिति में उनको न्यायालय के समक्ष आकर ही अपने बयान देने पड़ेंगे। कोई एफिडेविट दे देने से कोर्ट एफिडेविट को माने या ना माने, यह कोर्ट का स्वविवेक है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष आकर के वो यदि अपने चीफ में, यानी जो उनकी मुख्य परीक्षा है, उस परीक्षा में अपने जो कथन है उन कथनों के बारे में वो डिनाइल कर दें और सच्चाई बता दें कि साहब ये घटना इन एक्यूज के द्वारा नहीं की गई है, किसी अन्य तरीके से हुई है, तो ऐसी स्थिति में आपको आपके ट्रायल में डिसाइड होने के समय बेनिफिट मिल सकता है, या आप बेल पर नहीं है, या आपके जो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो बेल पर नहीं है तो उनको बेल मिल सकती है। लेकिन बेसिकली आपके कथनानुसार आपका चार्ज बन गया, ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल में जो भी विटनेसेज हैं वो विटनेस अगर आपके होस्टाइल होते हैं और कुछ आपके फेवर की बात भी क्रॉस एग्जामिनेशन में कर देते हैं, होस्टाइल विटनेस का भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, उससे प्रति परीक्षा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अपने एडवोकेट से आप ये कहिए कि यदि वो होस्टाइल हो रहे हैं तब भी उनसे आप अपने मतलब के कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई कोर्ट के समक्ष ले लें, जिससे आपके ट्रायल में आपको बेनिफिट मिलेगा और आपका मुकदमा छूट सकता है। शिव स्वरूप, हमें उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लगातार हम नंबर जो है स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल कर अपनी समस्याओं के निवारण ले सकते हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं, मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद, आप अपना सवाल रख सकते हैं। जी वकील साहब से मेरी बात करा दो साहब। वो सुन रहे हैं आपकी आवाज, आप अपना सवाल पूछिए। मोहम्मद, आप अपना सवाल पूछिए, वो साथ में ही है और आपका जो सवाल है वो सुनेंगे। जी मैं अपना सवाल कर रहा हूँ वकील साहब से। जी इस्माइल जी, अपना आप प्रश्न पूछिए। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी 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 मोहम्मद, हमारे पास समय का अभाव रहता है, आप अपना सवाल थोड़ा जल्दी रखेंगे तो आपको जवाब जल्दी मिलेगा। हिंदुस्तान में सब जगह वेलकम होता है कि ये राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है या सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है? मोहम्मद जी, हम यहाँ पर कानूनी समस्याओं के निवारण कर रहे हैं, ये आपका एक व्यक्तिगत मैं सवाल है, जल्दी ये आप रख रहा किसी हूं, और आपके शो चैनल में के माध्यम से मिलकर ये हमसे पूछना पूछ चाहता लीजिएगा। हूं, ये राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है या सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया? हम उसका वेलकम करते हैं। देखिए, लेकिन आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक कई पिटीशन थी, उन पिटीशन को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए, यानी डिसाइड करते हुए एक डायरेक्शन दिया। उस डायरेक्शन में जो जो पक्षकार थे उन पक्षकारों को उनके टाइटल के संबंध में जो रिकॉर्ड थे उसके अकॉर्डिंग रिलीफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन देने के बाद जो वहाँ एग्जीक्यूशन होना था वो एग्जीक्यूशन कोई समूह करे, क्योंकि मंदिर बनाने के लिए तो आप जैसा कह रहे हैं ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है ना सरकार बनवा रही है। मंदिर बनाने के लिए तो एक ट्रस्ट का गठन हुआ था, उस ट्रस्ट में जो लोग हैं ट्रस्टी गण उस मंदिर को बनवा रहे हैं। और इसी प्रकार दूसरा वहाँ पर डेवलपमेंट है, यदि वो डेवलपमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है तो वो इंफ्रा के बारे में है, रोड्स हैं, लाइट्स हैं, जो भी है। लेकिन मंदिर का जहाँ तक प्रश्न है, मंदिर के संदर्भ में तो वहाँ जो पिटिशनर थे या जो याचिकाकर्ता थे या जो स्पेशल वहाँ पर एसएलपी में गए थे, उन पक्षकारों के मध्य जो विवाद चलता रहा उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना एक सुव्यवस्थित संविधान के अनुसार आदेश पारित किया। उस आदेश को आने के बाद जिनका जिनका इंटरेस्ट और टाइटल वहाँ पर इन्वॉल्व, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। जी, मुझे लगता है उनका व्यक्तिगत सवाल था धर्मेंद्र जी, लेकिन आपको देखकर उनको यह सवाल भी याद आ गया राम मंदिर और मस्जिद का। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे अपने सवालों की ओर। क्या मुकदमे का ट्रायल जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, ये सवाल हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राजेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। राजेश, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आप अपना सवाल रख सकते हैं। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम अपना सवाल जो है आगे बढ़ाते हैं। क्या मुकदमे का ट्रायल जल्द से जल्द हो जाना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आमतौर पर जो मुकदमे में अपनी हिस्सेदारी करते हैं, यानी वो पिटिशनर हों या अपोजिट साइड हों,
सभी ये चाहते हैं कि मुकदमे का निस्तारण बहुत जल्दी हो जी। और मुकदमे का निस्तारण जल्दी करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टाइम पे यानी टाइम टू टाइम वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को डायरेक्शंस देते रहते हैं। और निश्चित रूप से इसके संबंध में जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक गाइडलाइंस तय की, वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट वर्किंग भी कर रहे हैं। अभी सीपीसी यानी हम सिविल प्रोसीजर कोड की अगर बात करते हैं तो सीपीसी में अमेंडमेंट के बाद से जो दीवानी के मुकदमे काफ़ी समय तक लंबित रहते थे, उन मुकदमों के शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण होने लगे। इसी प्रकार क्रिमिनल केसेस में भी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्रिमिनल केस को भी एक्सपीडिशली डिसाइड कराते हैं। अब यहाँ पे एक व्यवहारिक समस्या ये आती है कि किसी भी वाद या मुकदमे में एक पक्ष होता है जो मुकदमे को जल्दी निस्तारित कराना चाहता है और दूसरा पक्ष होता है जो उस मुकदमे को लिंगर ऑन करके किस तरीके से अपने फेवर में रिलीफ चाहता है। तो यहाँ पर जो लॉ है, उस लॉ को जो जज साहबान हैं वो बहुत ही गंभीरता से अवलोकित करते हैं और अवलोकित करने के बाद नेचुरल जस्टिस करते हैं, यानी प्राकृतिक न्याय करते हैं। ये जो नेचुरल जस्टिस है, ये एक ऐसा वर्ड है जिस वर्ड को हर जुडिशियल ऑफिसर अपने पारित किए जाने वाले आदेश में ध्यान में रखते हुए आदेश को पारित करते हैं। तो जहाँ तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का प्रश्न है, वो लगातार केस को एक्सपीडिशली डिसाइड करने के डायरेक्टिव्स भी देते रहते हैं और गाइडलाइंस भी तय करते रहते हैं। जी धर्मेंद्र जी, हमारे एक और दर्शक झारखंड से जुड़ चुके हैं, उनकी कुछ समस्या है तो उसका निवारण भी आप करेंगे। आप अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल रख सकते हैं। हाँ बोलूं, मैं बोलूं? जी जी, आप अपना सवाल रखिए। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरा रीट को डिसमिस कर दिया। उसमें हम लोग दिया था कि साइंस डिसिप्लिन का वैकेंसी था, लेकिन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का आदमी ले लिया जी। और हमने चैलेंज किया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि दोनों क्वालिफिकेशन साइंस और इंजीनियरिंग जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है तो इंजीनियरिंग को लिया तो दैट इज करेक्ट। इस हिसाब से उन्होंने रीट को खारिज किया। फिर एसएलपी और रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुआ। फिर हमने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लिखा अंडर आरटीआई में, उन्होंने जवाब दिया कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ है ही नहीं। इसी से पता चला कि इंटर सिलेक्शन हैज बीन डन फ्रॉडुलेंटली। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, जब आपने रिट फाइल की ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उस समय आपका कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आपने एसएलपी और रिव्यू फाइल किया, वो भी उसी हाई कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में आपने सबमिट किया। लेकिन अभी जब आपने आरटीआई में यूनिवर्सिटी से अपने क्वेश्चन का रिप्लाई पा लिया है और उसमें आपको ऐसा लगता है कि ये फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो ये आपका एक न्यू कॉज ऑफ एक्शन है जिस पर आप न्यू प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं कि जो पहले अपॉइंटमेंट इलीगल किया गया है उस अपॉइंटमेंट को सेट असाइड किया जाए, इस बात के लिए मैंडेमस जारी किया जाए। तो आप चाहें तो इस न्यू कॉज ऑफ एक्शन पे न्यू रिट फाइल कर सकते हैं और न्यू रिट फाइल करते हुए आप अपने रिलीफ को पा सकते हैं। जी धर्मेंद्र जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र हैं मुंबई से। राजेंद्र, आप अपना सवाल रख सकते हैं। और एक कॉलर और हमारे जुड़े हुए हैं राजस्थान से, ये कॉलर, आप अपना सवाल रख सकते हैं। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेपाल से हमारे साथ अभी कॉलर जुड़ चुके हैं, आप अपना सवाल रखिए, आपका जवाब मिलेगा। शायद अभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कनेक्शन हो नहीं पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही पहले केस भी देखा था और ये पर्सनल सवाल भी है, प्राइवेट कार में क्या मास्क लगाना जरूरी है? कोरोना के चलते जहां हर जगह मास्क लगाने की जो है अनिवार्यता है, अब अगर प्राइवेट कार है तो मास्क लगाना कितना जरूरी है? देखिए, इस संबंध में अभी जो कोविड पीरियड रहा, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट फाइल हुई और उस रिट में पिटिशनर ने ये कहा कि मैं अपनी प्राइवेट कार में अकेला जा रहा हूं तो क्या मुझे मास्क लगाना जरूरी है? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसकी इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया और डिसमिस करते हुए जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा
कि प्राइवेट कार भी जी जब किसी के द्वारा चलाई जाती है तो वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में वो पब्लिक के बीच से निकलती है। जी ऐसी परिस्थिति में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कार के जाने से या कार में जो भी व्यक्ति बैठे हैं उनके जाने से वो पब्लिक के बीच में जाना आना माना जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में मास्क अपने स्वयं की सुरक्षा करता है और साथ ही साथ जो संपर्क में अन्य लोग आते हैं उनकी सुरक्षा भी करता है ये मास्क। तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने बहुत ही क्लियर जजमेंट इसमें देते हुए रिट को डिसमिस किया, जिसमें उन्होंने मास्क लगाने पर प्रतिबंध की बात कही थी पिटिशनर ने। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना चाहिए, यदि वो व्यक्तिगत कार से भी जा रहा है तब भी उसको मास्क लगाना चाहिए इस कोविड के पीरियड में। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए भी मास्क जरूरी है और कानून तो है ही है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं राजस्थान से, तो आप अपना सवाल रख सकते हैं। जी आप अपना सवाल रखिए और अपना टीवी अनम्यूट म्यूट कर दीजिए टीवी को। आपकी आवाज हम साफ नहीं सुन पा रहे हैं, आप थोड़ा सा तेज बोले और जो टीवी आपके यहाँ चल रहा हो तो उसको म्यूट कर दें। इनसे संपर्क टूट गया है शायद। हमारे दर्शक वापस से जुड़ चुके हैं। राजेंद्र हैं मुंबई से। राजेंद्र, अगर आपको आवाज आ रही हो तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज शायद नेटवर्क की कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और हमारे अगले कॉलर हरियाणा से हैं, अगर ये फोन लाइन पे जुड़े हुए होंगे तो आप अपना सवाल रख सकते हैं। ऐसा है जी मैं एक किसान हूँ जी और मैं बेवजह की नीलामी की तलाशी से गुजरा हुआ हूँ। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं न्याय के लिए गुहार लगा चुका हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। यशपाल जी, आपकी समस्या क्या है? कृपया अपनी समस्या के बारे में बताइए। मैं गोविंद सिंह बोल रहा हूँ, यशपाल नहीं हूँ। ओके, माफ करिए जी सर। जो आपकी समस्या है, जो कानूनी आपकी समस्या है, जिसका निवारण आप चाहते हो और नहीं मिल रहा है, वो सवाल आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैं वही से सवाल पूछ रहा हूँ जी। मैं विदाउट एनी कोर्ट ऑप्शन की तलाशी से गुजरा हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ चुका हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। जी अभी धर्मेंद्र जी आगे इनको आपको रास्ता बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हो सकता है। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आपने प्रोसीडिंग्स की और आपको रिलीफ नहीं मिला। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब आप गए तो आपके जो फैक्ट थे उन फैक्ट को आपकी तरफ से प्रॉपर प्लीडिंग करते हुए प्रेजेंट किया जाना चाहिए। और जहां तक न्यायपालिका का प्रश्न है, न्यायपालिका आपके इशू पर आपको रिलीफ तभी देती है जब आपके इशूज प्रॉपर हों और क्लियर हों और अकॉर्डिंग टू लॉ भी हों। तो आपकी तरफ से जो भी एडवोकेट महोदय ने परसुएंस की, उनको इन तीनों बिंदुओं का बहुत ही गंभीरता से अवलोकन करना चाहिए था, उनको ध्यान देना चाहिए था। अब यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आपकी पिटीशन आपके अगेंस्ट में हो गई या एसएलपी आपके अगेंस्ट में हो गई, तो आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आप रिव्यू पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उस पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में आप अपने तथ्यों को प्रॉपर मेंशन करते हुए अपनी प्लीडिंग को आर्ग्यू कराइए अपने एडवोकेट के माध्यम से। मुझे नहीं लगता है कि यदि आपका जस्टिस आपको मिलना है और आपके सब फैक्ट प्रॉपर हैं तो आपको ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, आपके साथ प्राकृतिक न्याय जरूर होगा। जी धर्मेंद्र जी, अगला सवाल मेरा यह है कि आए दिन हम देखते हैं धरना प्रदर्शन हो रहे थे, कभी कोई धरना दे रहा होता है, कभी किसी की कुछ मांगे होती है, तो ये जो लगातार धरना जो दिया जाता है ये कितना उचित है? देखिए, इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अमित सैनी के केस में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया और फैक्ट्स सारे उन्होंने वर्णित करते हुए अपना जजमेंट दिया। वो जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में है। राइट टू प्रोटेस्ट, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट तो है, लेकिन उस राइट को किस लिमिट तक यूज करना है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चाहे हम शाहीन बाग की बात करें, चाहे हम किसानों की समस्याओं की बात करें या
सामान्य तौर पर हर जिले में छोटे मोटे धरने प्रदर्शन जो होते रहते हैं उनकी बात करें, इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अमित सैनी का केस है उसको प्रॉपर डिस्कस करते हुए ये कहा कि कोई भी धरना अनिश्चित काल के लिए नहीं हो सकता है, कोई भी धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के नहीं हो सकता है, और उस धरना प्रदर्शन को अनिश्चित काल तक पब्लिक के लिए जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसको भी कंसीडर नहीं किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धरना प्रदर्शन जो भी करना है वो संविधान की परिधि में रहते हुए हर व्यक्ति हर संस्था का मौलिक अधिकार है, लेकिन उस मौलिक अधिकार का तात्पर्य ये नहीं है कि दूसरे के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन किया जाए। उदाहरण के तौर पर पूर्व में दर्शकों ने देखा कि जब समस्याएं हुई, धरना हुआ, दिल्ली के आसपास बहुत सारे लोगों ने उस बात को प्रोटेस्ट करते हुए विवाद भी किया, उसमें पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं आम जनता को नुकसान हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो विधिक मंशा थी वो मंशा यही थी इस याचिका के माध्यम से आदेश करने की कि धरना प्रदर्शन के लिए एक लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट के अंतर्गत अपना विरोध प्रदर्शन प्रदर्शित करना चाहिए, उस लिमिट के बाहर जाके कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जी, तमाम सवाल हैं, कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार हम उनकी समस्याओं के निवारण कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम नंबर 1 पर आएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष के अंदर जो दूरी तय की वो एक टीम वर्क का परिणाम है। उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का एक सपना जो योगी सरकार ने देखा उसे साकार कर दिखाया है। युवा हो या महिला या किसान, यूपी के बदलाव को हर प्रदेशवासी महसूस कर रहा है। यहाँ के गरीब को, यहाँ के किसान को, यहाँ के नौजवान को, यहाँ की महिलाओं को सबकी योजना से जोड़ने का कार्य प्रदेश के अंदर हुआ। बदलाव के 4.5 साल में पीएम आवास योजना से 42 लाख से अधिक आवासों का निर्माण, हर घर बिजली योजना से 1.41 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई, 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल योजना से पीने का साफ पानी, 3 करोड़ 25 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन का लाभ मिला। खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे धुआं से भी बच जाती है। ओडीओपी योजना से जीवन में खुशहाली आई, निशुल्क राशन और टीके से बेहतर स्वास्थ्य का लाभ मिला, लाभार्थियों के खाते में सीधा भुगतान कर भ्रष्टाचार पर लगाम कसी गई। बदलाव की नीयत से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के सुनहरे भविष्य की परिकल्पना को धरातल पर साकार किया। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे पास सवालों की जो फेहरिस्त है वो काफी लंबी है, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, देहरादून से हैं मान सिंह। मान सिंह, आप अपना सवाल रख सकते हैं। मान सिंह, क्या आपको हमारी आवाज आ रही हो तो आप अपना सवाल रख सकते हैं शायद। और इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, AR रहमान मुजफ्फरनगर से। AR रहमान जी, आप अपना सवाल पूछिए। शायद आज संपर्क नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश। हम सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं और सवाल जो है, सबसे अहम सवाल ये है, आज के टाइम में इंटरनेट का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, क्या इंटरनेट का उपयोग करना हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है? देखिए, बहुत सारे जो टीवी चैनल के माध्यम से सूचनाएं हैं लोगों को कहीं कभी कभी मिलती होंगी कि कुछ जगह पर विवाद होने की दशा में वहाँ पर सरकार द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा इंटरनेट की सुविधाओं को रोक दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में बहुत मामले ऐसे आए या अन्य जगहों पर देखने को ऐसे बहुत सारे मामले मिले जी। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही क्लियर जजमेंट एक दिया अनुराधा भसीन का। उस अनुराधा भसीन के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस फिक्स करते हुए अपना प्रतिपादित सिद्धांत दिया, जिसपे माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, उसके अंतर्गत यानी आर्टिकल 19 सब क्लास 1 सब क्लास A के अंतर्गत जो राइट व्यक्ति को मिलते हैं, उस राइट में ही इंटरनेट के उपयोग उपभोग करने का भी अधिकार समाहित है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति इंटरनेट की सुविधाओं का उपयोग उपभोग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक जो लिमिटेशन फिक्स की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहाँ पर प्रशासन को, सरकार को ये लगता है कि हमें इंटरनेट सुविधाओं को इसलिए रोकना पड़ेगा जिससे शांति व्यवस्था बाधित ना हो, यानी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने के लिए अगर इंटरनेट सुविधाओं को बंद करना पड़ता है तो वो सरकार कर सकती है। ये जो लिमिटेशन फिक्स की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया माननीय उच्चतम न्यायालय का इस केस के माध्यम से। और माननीय उच्चतम न्यायालय के इस केस के लाइट में ही जहाँ जहाँ किसी तरह की अव्यवस्थाएं हुई, वहाँ पर यदि आवश्यकता महसूस हुई तो प्रशासन द्वारा इंटरनेट सुविधाओं को फौरी तौर पर यानी कुछ समय के लिए बाधित किया गया। यहाँ यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एक लंबे समय तक बाधित नहीं किया जा सकता है। उस पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अपना प्रतिपादित सिद्धांत है उसमें गाइडलाइंस देते हुए क्लियर किया कि लंबे समय तक बाधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन शांति व्यवस्था को बहाल किए जाने के लिए उसको बाधित किया जा सकता है। जी धर्मेंद्र जी, लगातार हमसे कॉलर जुड़ रहे हैं और अगले कॉलर हमारे दिल्ली से हैं जो अपना सवाल रखना चाह रहे हैं। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल रख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोर्टों पर तारीख क्यों मिलती है, तारीख पे तारीख क्यों मिलती है, वो किस लिए मिलती रहती है? देखिए ऋषि जी, जो कोर्ट में लिटिगेशन पेंडिंग होता है, उस लिटिगेशन में मैंने जैसे भी पूर्व में भी बताया, फिर आपको क्लियर करता हूं कि जो प्रोसीडिंग है वो दो पार्टियों के या दो पार्टियों से अधिक पार्टियों के मध्य होती है। जो पक्षकार हैं, उन पक्षकारों में एक पक्ष चाहता है कि जल्दी से केस का निस्तारण हो और दूसरा पक्ष या कोई ऐसा पक्ष जो उस पर पक्षकार है और ये चाहता है कि केस लिंगारान हो। तो वहां पर मैं आपके प्रश्न का उत्तर प्रॉपरली अभी दे रहा हूं। जो कोर्ट में डेट लगती हैं, वो डेट जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, जो वैधानिक प्रक्रिया है वाद विचारण की, मुकदमे के ट्रायल की, उसमें यदि दोनों पक्ष सजग हैं तो न्यायालय हमेशा ज़्यादा डेटे न लगा करके केस को एक्सप्लिसिटली डिसाइड करती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इस तरह के मामलों में जहां पर सजगता होती है वहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं उनमें ये निर्धारित कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या ऑनरेबल हाई कोर्ट को जो केस है उस केस को इतने समय के अंदर निस्तारित करना है, यानी लिमिटेशन फिक्स कर दी, ड्यूरेशन फिक्स कर दी। तो यदि आपको ये लगता है कि आपके किसी केस में डेट
पर डेट लगती जा रही है, तो आप उसके लिमिटेशन को फिक्स करा दीजिए 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने। तो उस आधार पर जो डायरेक्शन होगा आपके केस की नवैयत को देखते हुए उस लिमिटेशन के अंतर्गत कोर्ट को उस केस को डिसाइड करना ही पड़ेगा। अदरवाइज उसमें सेकंड लीगल स्टेप आप ले सकते हैं। इसी प्रकार जो न्यायालय में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, यदि वहां कोई डायरेक्शन आप नहीं भी कराना चाहते हैं तो न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस बात का दे सकते हैं कि हमारे केस में नजदीक की तिथि लगाते हुए, केस की अर्जेंसी को कंसीडर करते हुए केस को एक्सपीडिशनली डिसाइड किया जाए। तो जो कोर्ट है वो कोर्ट भी केस की अहम जो उसके फैक्ट्स हैं उनका अवलोकन करते हुए, अपने डायरी को अवलोकन करते हुए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं जो फैक्ट कोर्ट को कंसीडर करने पड़ते हैं। साथ ही साथ बहुत मुकदमे लंबित हैं, उन मुकदमों के निस्तारण की जिम्मेदारी भी आपके ही कोर्ट पर होती है। इसके साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर गवर्नमेंट द्वारा डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अभी और डेवलप करने की आवश्यकता है, जिससे कि लंबित मुकदमों का एक लंबी फहरिस्त है, उन मुकदमों का निस्तारण भी शीघ्र अतिशीघ्र हो सके। जी, उम्मीद है हमें आपके जो सवाल थे उनका जवाब मिल गया होगा। और हमारे अगले कॉलर राजस्थान से जुड़े हुए हैं, नेपाल इनसे पहले भी संपर्क किया गया था और अब अपना आप सवाल पूछ सकते हैं। मैडम आवाज आती है? जी, आप अपना सवाल रखिए। जी मैडम, मैं ये बताना चाह रहा था 29/1/2021 को 367/506 32BA का एक मुकदमा दर्ज हुआ था जी, बीकानेर थाने में नौखा जी। तो वो क्या कि अभी तक कोई सच्ची घटना थी, महिला शिक्षिका थी और ये हाई कोर्ट में मामला गया, लेकिन अभी तक कोई चीज की सुनवाई नहीं हो रही है और नए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वो एक राजनीतिक अप्रोच वाला आदमी है। तो ये क्या है कि हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। 15 दिन एसपी को ऑर्डर किया हाई कोर्ट ने कि 15 दिन में इसकी जांच रिपोर्ट पेश करे, तो भी जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई। तो इसका कृपया करके मार्गदर्शन देवे जी। आगे की कार्रवाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा जो आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करे। देखिए, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए, उन डायरेक्टिव्स के लाइट में यदि पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से ये अवमानना की परिधि में आता है, कंटेम्प्ट की परिधि में आता है। तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप उन पुलिस ऑफिसर्स को, जो पुलिस ऑफिसर ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर, केस की नेचर और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अकॉर्डिंग एक्यूज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट बहुत ही सख्त है इस तरह की विषय वस्तु पे कि वो इग्नोरेंस को बिल्कुल कंसीडर नहीं कर सकती है। यदि कोई पुलिस ऑफिसर इग्नोरेंस कर रहे हैं ऑर्डर का, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई ऑनरेबल हाई कोर्ट करेगी। अब प्रश्न ये है कि आप का जो कहना है कि जो एक्यूज्ड हैं वो राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनका बड़ा प्रभाव है, तो आपको ऑनरेबल कोर्ट से निश्चित रूप से नेचुरल जस्टिस मिलेगा। और जहां तक उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रश्न है, आप यदि वो किसी एविडेंस को टेम्पर्ड कर रहे हैं, यदि न्यायालय में वो चार्जशीट जांच होने के बाद आ गई है या नहीं आई है, तब भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं उनके खिलाफ। एक फ्रेश एप्लीकेशन देते हुए उनके खिलाफ प्रोसीडिंग की आप प्रेयर कर सकते हैं। तो आपको अपने केस को प्रॉपर वॉच करते हुए उसमें प्रोसीडिंग्स करनी पड़ेंगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शंस को अगर नहीं मान रहे हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर विषय है और इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में आपको, यदि वो पिटीशन डिसाइड हो गई है तो नई पिटीशन फाइल करनी चाहिए, और यदि वो डिसाइड नहीं हो तो उसमें ही ये फैक्ट देते हुए एफिडेविट दीजिए, और एफिडेविट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट एसपी को तलब करके जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो मंगाएगी या डायरेक्शंस देगी कि इनको अरेस्ट करो। लेकिन उसके लिए आपको लीगल बेस ये तैयार करना पड़ेगा कि आप एक्यूज से बहुत प्रभावित हैं और कभी भी उनके द्वारा आपको हार्म किया जा सकता है। जी धर्मेंद्र जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मथुरा से है आशा। आशा, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो आप अपना सवाल रख सकती है। शायद किसी कारणवश संपर्क टूट गया है। धर्मेंद्र जी, हम आगे सवालों को आगे बढ़ाएंगे। अगला सवाल यह है कि, लेकिन अभी कॉलर एक और जुड़ गए हमारे साथ, कानपुर से अभिषेक हैं। अभिषेक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी वकील साहब नमस्ते। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है। जी पूछिए अभिषेक। हेलो। जी जी पूछिए, हम आपको सुन रहे हैं। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी, मेरा सवाल ये है कि हाल ही में भी मेरे दोस्त के पिताजी के ऊपर एक छोटी बच्ची का पासपों के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जबकि फैक्ट ये थे कि वो उनकी दुकान पे चोरी करने को देश से आई थी। उन्होंने केवल उसका हाथ पकड़ के रोका
जी। और इतनी सी बात में लड़की के माता पिता ने 500 धारा के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। तो और ये समस्या मेरे दोस्त के साथ ही नहीं है जी, बल्कि आज के समाज की आए दिन घटनाएं देखने को जो मिल रही हैं, दिन प्रतिदिन ये घटना व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए लोग छोटी बच्चियों का या किसी महिला का उपयोग करके और उन अपराध अलग जो कानून है उनका गलत उपयोग किया जा रहा है जी, और जिनकी प्राथमिक स्तर पर जांच नहीं की जाती है और सीधे सीधे उनको गिरफ्तार करके थाने या जेल भेज दिया जाता है। जी। क्या भारत में विधि व्यवस्था का ये जो कानून है क्या सुस्थापित है, न्यायोचित है? इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही जेन्युइन है और आम तौर पर इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी आपको कंसीडर करना चाहिए कि बहुत सारी इस तरह की घटनाएं एक्चुअल में होती हैं। आपके दोस्त के फादर के साथ में जो हुआ वो आपके कथनानुसार हो सकता है उचितता हो और वो निर्दोष हो, लेकिन बहुत सारी इस तरह की घटनाएं समाज में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो न्यायपालिका है या जो तंत्र है, पुलिस कहिए या उसके साथ में और जो एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो तंत्र है वो अपना विधि अनुसार दायित्व निर्वहन करते हैं। अब आपका जो कहना है कि जो आरोप लगाया गया उस आरोप में किसी का इस्तेमाल किया गया, तो आप इसमें ऑनरेबल कोर्ट का जो इस समय प्रतिपादित बहुत सारे सिद्धांत हैं उसके अकॉर्डिंग रिलीफ भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश से आप हैं तो उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेटरी बेल को भी अलाउ कर दिया गया है। ये जो एक प्रतिबंध था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो आप स्पेशल एक्ट में भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय की बहुत क्लियर विधि व्यवस्था है। अभी आईपीसी के अंतर्गत जो मुकदमे लगते हैं उनमें तो आप एंटीसिपेटरी बेल में जा ही सकते हैं, वहाँ मुकदमा दर्ज हो अथवा ना दर्ज हो, यानी मुकदमा दर्ज होने के पहले भी आप जा सकते हैं एंटीसिपेट करते हुए कि हमें किसी गंभीर मुकदमे में फंसा सकते हैं, और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी एंटीसिपेटरी बेल में जा सकते हैं। इसी तरीके से स्पेशल एक्ट अगर कोई है तो उस स्पेशल एक्ट में भी आपको ये ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष स्थापित करना पड़ेगा और उसको प्रूव भी करना पड़ेगा कि किस इंटेंशन से, नॉलेज को होते हुए कंप्लेनेंट द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी करते हुए फेक केस मेरे खिलाफ दर्ज कराया गया या कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप एंटीसिपेटरी बेल में जाके अपनी फ़िलहाल तो एंटीसिपेटरी बेल लीजिए, फिर उस ट्रायल में जो आपके अपने एविडेंसेज हैं उन एविडेंसेस को आपको प्रेजेंट करना ही चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट है और इस स्पेशल एक्ट में जो एलिगेशंस हैं उन एलिगेशंस के अकॉर्डिंग न्यायालय एक्सपीडिशली केस को निस्तारित भी करती है। तो आरोप सही है या गलत है, इसको प्रूफ करने के लिए न्यायालय के समक्ष जो एविडेंस आती हैं उन एविडेंस को अगर आप प्रॉपरली प्रेजेंट कर ले जाएंगे तो केस आपका छूट जाएगा, यानी आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। जी धर्मेंद्र जी, एक और कॉलर हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। आशीष नाम है इनका। आशीष, आप अपना सवाल रख सकते हैं। आशी नाम है इनका, माफ करिएगा। कानपुर से ये दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अपना सवाल रख सकते हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, विजय। आप अपना सवाल रख सकते हैं विजय। हाँ जी, हम एयर इंडिया के बारे में बोल रहे हैं। एयर इंडिया ना उसका ये होगा, कुछ लोग थे वो रिटायर हो गए, निवृत्त हुए, उसको कुछ नहीं दे रहा है, और कई जात के आधार पर कोली समाज है मुंबई का, उसको काम पे ये करते हुए 25 वर्ष सेवा हुई है उसकी, कुछ नहीं दे रही है। न्यायपालिका इधर साइन में है औद्योगिक, तो वो न्यायपालिका में अर्जी दाखिल है, वो उसमें हार गई ये इंडिया के अधिकारी, तो भी वो जवाब का उत्तर नहीं देते। हमने पत्र भेजे है, पत्राचार का है, कोर्ट में है, कोर्ट में खासी पैसे कमाते हैं, और जो अधिकार हमने ये करते हैं अभियुक्ति को साधन करके जज को, जज भी कुछ नहीं सुनता है। क्या करेगा दलित और सार्वजनिक गरीब कर्मचारी? जी विजय, आपका सवाल जो था वो हम समझ गए, आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा। क्या कुछ स्टेप लिए जाने चाहिए? एयर इंडिया एक बहुत ही प्रतिष्ठित विभाग है जिसको अभी एक नई कंपनी द्वारा परचेज किया है, अधिग्रहित किया गया है। अब ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं वो एम्प्लॉयर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे।
ये आपका जो कहना है कि कोई व्यक्ति विशेष को वहाँ से हटा दिया गया और उनका कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, ये एक इलीगल एक्ट है। अगर कोई पात्र है यानी उसकी एलिजिबिलिटी है और उस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर वर्क अपना कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में किसी को इलीगली उसके जॉब से नहीं हटाया सकता है। आपने ऑनरेबल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स की हैं वो अगर आपकी प्रॉपर प्रोसीडिंग्स हैं तो कोर्ट में आप केस को जल्दी ख़त्म कराने के लिए प्रार्थना करिए और अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन दीजिए कि आपके केस को कंसीडर किया जाए। अब आपने यदि ये लेबर कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस तरह का कोई वर्किंग की है तो आपको इस संबंध में ऑनरेबल हाई कोर्ट में याचिका फाइल करनी चाहिए थी। आपको निश्चित रूप से लीगल प्रोसेस प्रॉपर ना होने की वजह से बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। अगर आपका लीगल प्रोसेस प्रॉपर होगा तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा, वो चाहे एयर इंडिया हो, चाहे इंडिको हो या कोई भी एयरलाइंस हो। उनको कानून के दायरे में रहते हुए हर एम्प्लॉय का प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। जी धर्मेंद्र जी, लगातार कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, झारखंड से है रणदीप। रणदीप, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। रणजीत नाम है इनका, आप अपना सवाल रख सकते हैं। रणजीत, संपर्क टूट गया है शायद इनसे, कोई बात नहीं, हम सवालों की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ये था कि इतने जो थाने होते हैं उनमें कैमरा लगाना कितना आवश्यक है या फिर आवश्यक होना ही चाहिए? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मामले थे, केरल का एक मामला था, हिमाचल प्रदेश का एक मामला था और इस तरह के कई मामले जिन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अंतिम रूप से अपने द्वारा एक प्रतिपादित सिद्धांत देना पड़ा, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मानवाधिकार है उस मानवाधिकार का प्रॉपरली उसको सिक्योर कैसे किया सकता है। थाने में जब कोई कंप्लेनेंट जाता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, या थाने में कोई एक्यूज़ है उसको बैरिक में रखा जाता तब उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, या जहाँ पर पुलिस ऑफिसर बैठ के एफआईआर को दर्ज करते हैं वहाँ पर उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे देश के हर प्रदेश के हर थाने में और थाने के साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं उनके ऑफिसेज में भी कैमरा लगाने के डायरेक्टिव्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए। और उसमें ये भी कहा कि ये जो कैमरे हैं इनकी जो इनका बैकअप या इनका जो हिस्ट्री जो देख सकते हैं रिकॉर्डिंग क्या हुई है वो 1 महीने 2 महीने की ना हो, मिनिमम 1 साल की रिकॉर्डिंग का स्टोरेज होना चाहिए इनके पास, जिससे पिछले 1 सालों में किसी थाने में क्या हुआ है उसका अवलोकन किया जा सके। तो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो ये प्रतिपादित सिद्धांत था बहुत ही महत्वपूर्ण, आम जनता के हित में और निश्चित रूप से मानवाधिकार के संरक्षण के लिए था। और इस जजमेंट के आने के बाद से ऑलमोस्ट इंडिया में जो भी स्टेट वाइज जो थाने हैं या जो अन्य डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर कैमरों की व्यवस्था की गई और उनसे प्रॉपर विजिलेंस या प्रॉपर सुपरवाइज किया जाता है एवरी पर्सन को, एवरी ऑकरेंस को। जी धर्मेंद्र जी, लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मथुरा से हमारी अगली कॉलर है, आशी नाम है इनका। आशी, आप अपना सवाल पूछ सकती। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ जी। हाँ, जैसे मेरा डिवोर्स हो गया है और बच्चा है मेरे साथ में एक। जी हाँ। तो आपकी समस्या क्या है? समस्या जानना चाह रहे हैं आशु आपकी हम। जैसे डिवोर्स हो गया है बेटा एक, तो उसकी शादी करना चाहे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी मैम? देखिए, आपका जो डाइवोर्स हुआ है वो डाइवोर्स आपका हस्बैंड से हुआ है। आपके और आपके पति के बीच में जो तलाक की डिक्री हुई है उससे आप और आपके हस्बैंड दोनों लोगों को फ़ायदा और नुकसान जो होना है वो हुआ है, लेकिन उसका इम्पेक्ट कहीं आपके बेटे पर नहीं पड़ता है, आपके बच्चे पर नहीं पड़ता है। तो यदि बेटे की आप विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्वच्छंद हैं, आप बेटे का विवाह करिए, क्योंकि बेटे का विवाह आप कर रहे हैं तो सामान्य तौर पर बेटा बालिग होगा और बालिग होने के साथ उसका जो निर्णय है वो उसका अपना स्वयं का निर्णय होगा, जिस पर किसी अन्य का कोई भी दबाव नहीं हो सकता है। वो उसका वैधानिक अधिकार है कि वो अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सके।
तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप अपने पुत्र का विवाह करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप विवाह करिए। विवाह में आपके तलाक की डिक्री का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जी धर्मेंद्र जी, एक और कॉलर अमरोहा से जुड़े हुए हैं दीपक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी, जब भी आप सवाल पूछे, फोन लाइन पर आप जुड़े होते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि एक एक करके ही आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अमरोहा से हैं दीपक, आप अपना सवाल पूछिए। संपर्क टूट गया है। और हमारे अगले कॉलर आसाम से हैं, बबलू नाम है इनका। बबलू, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। शायद इनसे भी संपर्क टूट गया है। और अगले कॉलर है हमारे जावेद अजमेर से। जावेद, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जावेद, अपने टीवी को आप म्यूट कर दें। संपर्क टूट गया उनसे। हम सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि अगर अप्राकृतिक मृत्यु नहीं होने पर दहेज हत्या का मुकदमा क्या चल सकता है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर भी एक प्रतिपादित सिद्धांत दिया 2020 में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस घटना में जो मृतका थी, उस मृतका की डेथ नेचुरल डेथ की तरह से हुई जी। और उनके ऊपर 498A आईपीसी के अंतर्गत 304B आईपीसी के अंतर्गत FIR दर्ज करते हुए उनका ट्रायल चलाया गया। इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि यदि किसी भी मृतका की जो मृत्यु है वो प्राकृतिक रूप से हुई है, यानी अप्राकृतिक रूप से अगर नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से 304B और 498A का प्रश्न नहीं होता है। हमेशा 498A और 304B में जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग किसी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना और प्रताड़ित करने के साथ वो प्रताड़ना इस लेवल तक पहुंच जाना कि उसकी मृत्यु को कारित कर देना, ये दहेज हत्या की श्रेणी में आता है। नेचुरल डेथ दहेज हत्या की श्रेणी में नहीं आती है। यदि इसको थोड़ा सा और विचारण किया जाए तो किसी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से, यानी किसी ने कहीं पर डिप्रेशन में या किसी अन्य तरीके से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके पीछे भी प्रताड़ना का जो आधार है उस आधार को आशय और ज्ञान के माध्यम से प्रूफ करना पड़ेगा। फिर वही प्रश्न जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि अप्राकृतिक मृत्यु नहीं है तो 304B का आरोप नहीं बनना चाहिए। जी धर्मेंद्र जी, हमारे साथ कई कॉलर लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। रंजीत हैं वासी से, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा पूछना है जी, आप अपना सवाल पूछिए। अपना नाम बताइए और आप अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम रंजीत कुमार सिन्हा है, झारखंड से मैं बोल रहा हूँ। जी जी, पूछिए, सवाल पूछिए आप अपना। अगर फाइल करना हो जी तो ओरिजिनल डीड चाहिए क्या? रंजीत जी, आपसे निवेदन है, आप पुनः अपने प्रश्न को दोहराइए। हाईकोर्ट में अगर कोई केस रीड फाइल करना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे डीड का नहीं है कॉपी और निकल नहीं पा रहा है, तो हम फाइल कर सकते हैं फोटो कॉपी में? देखिए, आप किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं या उनकी सर्टिफाइड कॉपी देनी होती है। ऐसी परिस्थिति में यदि किसी डीड को आप बेस करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल करना चाहते हैं तो आपको उस डीड की सर्टिफाइड कॉपी ऑनरेबल कोर्ट में प्रेजेंट करनी चाहिए, यदि आपकी ओरिजिनल डीड आपके पास नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि आप वर्तमान स्थिति में रिट फाइल करना चाहते हैं और आपको आपकी सर्टिफाइड कॉपी मिल नहीं पा रही है, तो आप फोटो कॉपी एफिडेविट के साथ एनेक्सर करते हुए अपनी रिट फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट जिस समय सुनवाई होगी उस समय आपसे पुनः ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या सर्टिफाइड कॉपी को ही मांगेंगे, तो उस समय तक आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी को अरेंजमेंट करते हुए ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष उसको प्रेजेंट कर दीजिएगा। जी धर्मेंद्र जी, एक और कॉलर हमारे साथ अमरोहा से जुड़ गए हैं। दीपक हैं ये कॉलर। दीपक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी दीपक, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो दीपक, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? दीपक, क्या आप सुन पा रहे हैं? हमारे अगले कॉलर जयपुर से हैं बबलू। बबलू, आप अपना सवाल रख सकते हैं।
किसी कारणवश फोन लाइन से संपर्क टूट गया है। आप सभी से निवेदन है, दरख्वास्त है कि जब भी आप कॉल करें तो थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि हम लगातार सवालों के जवाब देते हैं। और कॉलर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, बबलू हैं। बबलू, आप अपना सवाल पूछिए। वकील साहब नमस्कार, मैं सब बात था जी बबलू जी, सवाल पूछिए आप अपना। हाँ, मतलब मैं ये बता रहा था कि सहारा में मैं पैसा जमा किया हूँ। जब भी मैं जाता हूँ ऑफिस में, तो लोग बोलते हैं कि एम्बार्गो कंपनी पर लगा हुआ है सहारा इंडिया का, और पैसा नहीं दे पाते हैं लोग बार बार, और कोर्ट का से कोई तारीख नहीं मिल रहा है। ये कब क्या होगा सर, थोड़ा इस पर बताएंगे, थोड़ा चर्चा करें। आपका जो पैसा सहारा इंडिया में डिपॉजिट है, उस पैसे को देने की जिम्मेदारी सहारा इंडिया की है। अभी यदि कोई उनके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस है या किसी तरीके से वो लिटिगेशन में इन्वॉल्व हैं और पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सफ़र नहीं करेंगे। आपको समस्याएं हो रही हैं क्योंकि आपने अपनी मेहनत की कमाई को वहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए एक सर्टेन पीरियड में उस बेनिफिट के बारे में सोचा था। तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अपनी तरफ से एक याचिका फाइल करिए और उस याचिका में आप सहारा इंडिया जो कंपनी है उस कंपनी को डायरेक्टिव्स देने के लिए मैंडेमस जारी कराइए। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस तरह के मैटर्स में बहुत संजीदा है और बहुत ही माकूल आदेश पारित हो रहे हैं भुगतान के संबंध में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सहारा इंडिया से संबंधित जो सहारा श्री सुब्रत राय हैं, उनके लिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी जिसमें उनको काफ़ी समय तक जेल में रहना पड़ा, उसमें भी ऑनरेबल कोर्ट ने यही कहा कि आप सर्टेन अमाउंट जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको आप प्रोवाइड करिए। तो जब कोर्ट ने ये आदेश किया हुआ है कि आप जो निवेश करने वाले व्यक्ति हैं उनका पैसा आप वापस करिए, तो इनको पैसा वापस करना पड़ेगा, चाहे ये अपने किसी भी सिचुएशन में पहुंच जाएं। आपको बस एक लीगल प्रोसीडिंग करनी है, जिस लीगल प्रोसीडिंग में आपको अपने पैसे की डिमांड करनी है, उस प्रोसीडिंग को आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत करके कर सकते हैं। जी धर्मेंद्र जी, समय का थोड़ा सा अभाव है आज, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों का समस्याओं की निवारण करने के लिए। लेकिन अगले हफ्ते फिर हम आपको मिलेंगे इसी समय और इसी वक्त। बने रहिएगा के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।